नमस्कार साथियों, मैं गौरव पवार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विद्यार्थी में। देखो, कल हम लोगों ने यानी पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने बात की थी भाग 16। जैसे कि आपने इसमें पढ़ा था व्यापहरण क्या होता है, अपहरण क्या होता है, बलात्संग के बारे में उसमें आपने देखा था। ये सब चीजें क्या थी, कल आपने देखा था किडनैपिंग क्या होती है। उन सब से संबंधित जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस थे वो चीजें हमने उसमें पढ़ी। अब देखो, आज हमारे लिए टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो देखिएगा साथियों, तो अगर हम बात करें आज के टॉपिक की, तो आज का जो टॉपिक है, जो अध्याय है, अध्याय 17 है आज। और इसमें बताया गया है कि संपत्ति के विरुद्ध अपराध। किसके विरुद्ध अपराध? संपत्ति के विरुद्ध अपराध। कल हम लोगों ने बात की थी मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध, मतलब कि ऐसे अपराध जो हमारे मतलब कि शरीर से जुड़े हुए होते हैं, मनुष्य से जुड़े हुए होते हैं, उन्हें हम कहते हैं मानव पर प्रभाव डालने वाले अपराध। जो भाग 16 में आपने पढ़ा था, आज जो भाग हम 17 पढ़ेंगे। देखिए, इसमें मैंने कहा आपसे कि संपत्ति के विरुद्ध अपराध, मतलब ऐसे अपराध जैसे कि चोरी, लूट, डकैती, ये सब चीजें हैं, आज पढ़ेंगे। इसमें देखिएगा, तो जो आपका अध्याय 17 है, इसमें धाराएं दी हुई है वो है 378 से लेकर और 462 तक। ठीक, देखो, इसमें सबसे पहले अभी मैं आपसे बताता हूँ चलूं कि सबसे पहली जो धारा है वो है इसमें आपकी धारा 378। इसमें बताया गया है चोरी के बारे में। क्या है इसमें? चोरी की परिभाषा दी गई है। देखो, चोरी का मतलब क्या होता है? देखो कि व्यक्ति की सहमति के बिना किसी संपत्ति को ले जाना। क्या करा आपने? क्या करा कि व्यक्ति की सहमति के बिना, मैं आपको समझाता हूं, व्यक्ति की सहमति के बिना संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना। देखो, जैसे मैंने अभी आपसे इसमें उदाहरण दूं, ये आप जानते ही हो। देखो, संपत्ति में क्या होता है, जो चोरी होती है, चोरी में क्या होता है कि जो मालिक होता है उसको पता नहीं होता है। मतलब कि आपने मालिक को बिना, जैसे मान के चलो आप किसी घर में घुसे रात को, और रात को घुसने के बाद आपने क्या किया, आपने उस घर में चुपचाप जाकर कोई, मतलब कि सोने की कोई चीज चुरा ली, ठीक, या जैसे कोई पशु उसका खोल लिया, तो वो क्या हो गया, मतलब कि मालिक की सहमति के बिना आपने उसको बेईमानी से प्राप्त किया है। ठीक है, तो वो क्या होती? चोरी होती है। वो जो चोरी होती है वो हमेशा होती है आपकी जंगम संपत्ति की। मैंने कहा चोरी किसकी होती है? ये हमेशा किसकी होती है? जो आपकी जंगम संपत्ति होती है उसकी हमेशा चोरी होती है। ठीक, जंगम संपत्ति का मतलब होता है जैसे कि किसी एक चीज को आपने उठाकर किसी दूसरे स्थान पर ले जाते हो। ठीक, जैसे कि मैंने कहा आपसे किसी बक्से की चोरी हो सकती है, लेकिन किसी मकान की आप चोरी नहीं कर सकते। कि मकान क्या है? मकान आपका स्थावर है। ठीक है, मकान क्या है? स्थावर है। तो क्या होता है, जो जंगम संपत्ति, मतलब कि जो आपकी ऐसी संपत्ति जो चल संपत्ति हो। क्या हो? चल संपत्ति किसकी होती है? चल संपत्ति की होती है, मतलब कि जिसको आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हो। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो कि मालिक को पता नहीं होता है, मालिक को पता नहीं होता है। ठीक, जैसे आपने की गाड़ी खड़ी की और आपकी गाड़ी में आपने मोबाइल रख दिया, मोबाइल रखा है आपकी गाड़ी में, आप कहीं चले गए, थोड़ी दूर बाहर चले गए घूमने, गाड़ी खड़ी है, उसमें क्या करा, कोई व्यक्ति आता है और उस मोबाइल को लेकर चला जाता है। इसका मतलब क्या आपकी क्या हुई? उसकी चोरी हो गई मोबाइल की। ठीक है, मतलब कि आपने क्या किया है कि जो मालिक है उसके बिना बताए चोरी की है। ठीक, देखो, अब इसमें अगर हम बात करें कि चोरी की, अगर हमने बात की, अब देखो इसके बाद आ जाता है इसमें धारा 378। देखो, इसमें बताया गया है चोरी के लिए दंड। क्या है इसमें? देखो, चोरी के लिए दंड की अगर हम बात करें, देखो, तो जो चोरी आपने की है इसका दंड होता है, वो होता है 3 वर्ष की सजा होगी, या जुर्माना होगा, या दोनों होंगे। बात है स्पष्ट हुई आपकी? ठीक है, 379 क्या होता है? देखो, इसके बाद अगली धारा 380 पर हम चर्चा करते हैं।
देखो अगर हम बात करें 380 की, तो आप देखेंगे इसमें धारा 380, देखो जो पहली चोरी थी वो तो नॉर्मल चोरी थी, मतलब किसी खुले स्थान से आपने चोरी की तो दंड 3 वर्ष का था। अगर आप किसी निवास गृह में चोरी करते हो, क्या कहा मैंने आपसे, देखो मैंने कहा कि आप किसी निवास गृह, मतलब जहां पर कोई मनुष्य रहता है घर के अंदर से चोरी करते हो, जलियान या तंबू जो सिविल लगे होते हैं में से चोरी करते हो, अगर आप देखो अगर आप इनमें से चोरी करते हो, मतलब किसी निवास घर, मतलब किसी घर में अगर चोरी करते हो, देखो पहली बात ही खुले मतलब मैदान से चोरी करना 379 में था। 380 में क्या है, किसी घर में चोरी करना। देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 7 वर्ष की सजा होगी प्लस जुर्माना आपको देना पड़ेगा। बात स्पष्ट हुई आपको यहाँ तक। देखो अब इसके बाद अगर हम बात करें तो अगली धारा आ जाती 383। देखो इसमें बताया गया है उद्यापन, या इसका दूसरा नाम हो जाता है फिरौती। देखो उद्यापन का मतलब क्या होता है कि किसी व्यक्ति को भय दिखाकर, डराकर, धमकाकर उसकी संपत्ति लेने का प्रयास करना। क्या कहा मैंने आपसे, देखो इसमें कहा कि डराकर ओब्लिक भय बनाकर, क्या कहा मैंने आपसे कि डराकर और भय बनाकर संपत्ति को कब्जे में लेना। देखो इसमें आप समझे उदाहरण क्या है इसका। देखो इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो देखिएगा, जैसे कि आपने क्या किया, आपने किया कि अगर आप किसी व्यक्ति से कहते हो कि अगर आप 5 लाख रुपए मुझे नहीं देते हो तो मैं आपके बच्चे को जान से मार दूंगा। ठीक है, बात क्या हुई, यहां तक कंप्लीट हो गई। अगली बात आपने कही कि कोई महिला किसी पुरुष से कहती है कि अगर आप मुझे अगर मान के चलो कि आप मुझे शाम तक 10 लाख रुपए नहीं देते हो तो मैं आपके खिलाफ झूठा मुकदमा लिखवा दूंगी। तो वो क्या हुआ कि डराकर या धमकाकर या भय बनाकर, क्या होता है कि अगर आप डराकर या धमकाकर फिरौती का मतलब होता है फिरौती मांगते हो, तो वहां पर क्या होता है, वो उद्यापन कहलाता है। ठीक है, जो उद्यापन होता है वो चोरी और लूट के बीच का मतलब होता है। क्या होता है कि चोरी और लूट के बीच की घटना है। उद्यापन क्या है, मतलब चोरी तो आप करते नहीं हो, क्या करते हो उसमें, लूट करते हो। आप क्या करते हो, आप उस व्यक्ति को डराते हो, धमकाते हो, तब उससे संपत्ति लेते हो। ठीक, देखो इसमें मैंने कहा ये क्या होती है कि चोरी व लूट के बीच की घटना होती है। ठीक, देखो अगर हम बात करें इसके बाद, इसी की एक धारा अगली है कि इसके दंड कितना होता है, तो देखिएगा धारा 384 क्या कहती है आपसे, उद्यापन के लिए दंड। उद्यापन के लिए एक ही समझे आगे से पहले, देखो मैं आपको सुनाता हुआ चलूं। एक शब्द होता है बैब जैकिंग। ठीक, क्या होता है, बैब जैकिंग होता है। देखो बैब जैकिंग का मतलब होता है कि आप किसी को धमकी भरे ईमेल भेजकर, क्या करते हो आप, कि आप किसी को धमकी भरे ईमेल भेजते हो और उससे संपत्ति लेने का प्रयास करते हो। मैंने कहा आपसे कि धमकी भरी ईमेल भेजकर, क्या करते हो कि धमकी भरे ईमेल भेजकर, मैसेज करके क्या करते हो, अगर आप उसकी संपत्ति लेने का प्रयास करते हो तो क्या होता है, वो आपका उद्यापन श्रेणी में आता है, उसे हम बैब जैकिंग कहते हैं। जो वर्तमान समय में सबसे अधिक प्रचलित है, क्या है, जो बैब जैकिंग है, ये वर्तमान समय में सबसे अधिक प्रचलित है। ये वाली बात हमने कही। देखो अब इसके बाद धारा अगली मैंने अभी आपसे बात की, धारा 384। अगर हम बात करें उद्यापन का दंड कितना होता है, तो आप देखेंगे इसमें कि 3 वर्ष की सजा होगी। ठीक, ओब्लिक जुर्माना होगा, ओब्लिक दोनों। क्या होगा, 3 वर्ष की सजा होगी, जुर्माना होगा, और क्या होंगे, दोनों चीजें होंगी। आपने ये वाली बात इसमें की, तो बात स्पष्ट हुई आपकी यहां तक कि धारा 384 क्या होती है, उद्यापनी दंड होता है।
उद्यापन का मतलब डराकर धमकाकर पैसे मांगना। ठीक, देखो अब इसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगली धारा पर चर्चा करते हैं। देखिएगा, देखो एक धारा है 390, ठीक, और एक धारा है 391। देखो 390 में बताया गया है लूट और 391 में है डकैती। ठीक, 391 क्या डकैती है। देखो अगर हम बात करें लूट की तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें क्या होता है कि अधिकतम 4 व्यक्ति हो सकते हैं। ठीक है, डकैती में क्या होता है, देखो 5 या 5 से प्लस व्यक्ति होते हैं। डकैती कब होगी। ठीक, लूट का मतलब क्या होता है कि इसमें आपने क्या किया, जैसे कि मान के चलिएगा कि कोई व्यक्ति रास्ते में जा रहा है, ठीक, आपने उसको रोका, ठीक, उसके 2 थप्पड़ मारे आपने, और थप्पड़ मारने के बाद क्या किया आपने, उससे मोबाइल छीन लिया, तो क्या हो गई, वो लूट हो गई। लूट का मतलब क्या होता है कि आप मालिक के सामने ही लूट करते हो। क्या करते हो, जो मालिक है उसके सामने से ही चीज को ले जाते हो। ठीक है, अगर उस लूट में 1 या 2 या 1 2 3 या 4 व्यक्ति तक हैं तो वो तो लूट कहलाएगी। अगर 5 व्यक्ति हैं और 5 से अधिक हैं तो क्या कहलाएगी, वो डकैती कहलाएगी। बात समझे आपने यहाँ तक। जैसा होता है आप घर में आज रात को उसके घर से 5 लाख की लूट हो गई। लूट का मतलब क्या होगा कि व्यक्ति जाग रहे होंगे, उनके सामने से ही चोरी लूट की गई है। ठीक, अगर व्यक्ति सो रहे होते तो क्या कहलाता, वो चोरी कहलाता। ठीक है, जितनी बार स्पष्ट हुई यहाँ तक। देखो अब अगर हम बात करें इसमें होता क्या है कि ये जो 4 व्यक्ति होते हैं, इसमें आप एक मैंने कहा आपसे कि थप्पड़ मारा और उससे मोबाइल छीन लिया, तो इसमें क्या होता है, लूट में क्या होता है, देखो इसमें आपका बल या हिंसा का प्रयोग होता है। क्या करते हैं इसमें हम, बल या हिंसा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इसमें भी क्या करते हैं, बल या हिंसा का प्रयोग होता है। ठीक, घर में किसी को बंधक बना दिया, बंधक बनाने के बाद घर का सारा सामान लूट कर लेके, तो लूट हो गई। वो बात स्पष्ट हुई यहाँ तक। लूट डकैती क्या है, दोनों बात हमने स्पष्ट की यहाँ तक। अधिकतम 4 व्यक्ति का मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। 5 अगर जैसे 5 व्यक्ति हुए तभी वो डकैती कहलाती है। ठीक है, देखो अब हम बात करते हैं इसके आगे के लिए, और अगर चर्चा करें अगली धारा पर तो वो है लूट के लिए दंड। क्या है, धारा 392 और 393 को देखो आप। धारा 392 और धारा 393, देखो दोनों में एक ही चीज लिखी हुई है, लूट के लिए दंड। और यहां भी क्या है, देखो यहां भी लूट के लिए दंड है। देखो इसमें क्या होगा कि यहां पर अगर व्यक्ति ने लूट कर ली है तो उसको क्या होगा, 10 वर्ष की सजा होगी प्लस जुर्माना उसको देना पड़ेगा। ठीक है, यहां क्या होता है, यहां पर क्या होता है कि लूट का केवल प्रयत्न किया जाता है। क्या होता है कि लूट का आपने प्रयत्न किया लेकिन लूट आप नहीं कर पाए, तो यहां क्या होगा, देखो यहां होगी 7 वर्ष की सजा प्लस जुर्माना। ठीक है, देखो अगली बार इसमें आप देखेंगे इसमें कि यदि लूट क्या होती है, देखो यदि लूट रात में नेशनल हाईवे पर होती है, मतलब कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद क्या होती है, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले होती है, तो रात में होती है, तो इसके लिए तो क्या होगा कि 14 वर्ष की सजा होगी और यहाँ पर जुर्माना आपका लगाया जाएगा। स्पष्ट हो गई कि नहीं बात। 392 में क्या होता है, ये पूरी बात हमने देखी। 393 में क्या होता है, ये मतलब यहाँ क्या होगा, प्रयत्न होगा ज्यादातर। ठीक है, अधिकांश 392 का प्रयोग किया जाता है, तो ये बात आपने यहाँ तक समझते हो। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो मेन धारा है वो है 395 और 396। देखो इसमें अगर हम बात करें आगे के लिए
तो देखिएगा मैंने कहा आपसे धारा 395, देखो इसमें कहा गया है डकैती के लिए दंड। क्या है? डकैती के लिए दंड। देखो जो डकैती के लिए दंड होता है, अगर हम बात करें इसमें क्या होगा, देखो तो यहां पर देखो आजीवन कारावास, 10 वर्ष की सजा होगी प्लस जुर्माना। मतलब कि न्यूनतम 10 वर्ष की सजा हो सकती है और अधिकतम आजीवन कारावास हो सकता है अगर आप क्या करते हो, अगर आप डकैती करते हो। देखो अगर आप किसी घर में डकैती करने गए और वहां पर आप किसी व्यक्ति को मारकर आ जाते हो, होता है कि डकैती में क्या हुआ, रात को किसी घर में 5-10 डकैतों ने मिलकर डकैती की और 2 लोगों की हत्या भी कर दी, तो वो क्या हो गया, वो जो बात मैंने कही आपसे धारा 396 वाली, ये देखो होता है हत्या सहित डकैती। क्या होता है? हत्या सहित डकैती होती है। देखो अगर हत्या सहित डकैती होती है, मतलब मैंने कहा आपसे अगर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति लूटने जा रहे हैं, डकैती कर रहे हैं और वहां हत्या कर देते हैं वो, तो वो क्या होगा, 396 के तहत अपराध माना जाएगा। देखो अगर हम बात करें यहाँ पर क्या होगा, देखो तो यहाँ पर आपको मृत्युदंड मिल सकता है, ठीक, आजीवन कारावास हो सकता है या 10 वर्ष से अधिकतम सजा हो सकती है प्लस जुर्माना हो सकता है। ठीक है, बात यहां तक स्पष्ट हुई, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। देखो अब इसके बाद अगली धारा पर हम बात करते हैं और वो है धारा 399। इसमें आता है डकैती की तैयारी करना। क्या है इसमें? देखो इसमें है डकैती की इसमें क्या है, डकैती की तैयारी करना। देखो तैयारी का मतलब क्या है डकैती का, इसमें डकैती की तैयारी का मतलब इसमें ये है, जैसे आपने कई बार सुना होगा कि वहां पर किसी बाग में या किसी खेत में कहीं पर क्या कर रहे थे, 5 से 8 लोग मिलकर प्लानिंग कर रहे डकैती की, डकैत थे, डाकू थे, प्लानिंग कर रहे थे और पुलिस ने धर दबोचा। तो वो क्या हुआ, केवल तैयारी उन्होंने की थी, उन्होंने केवल डकैती नहीं की थी। तो अगर तैयारी भी अगर करते हो डकैती की, तो वो क्या होगा, 399 के तहत अपराध माना जाएगा और ऐसा कहा जाएगा कि अगर आप ऐसा करते हो तो 10 वर्ष की सजा होगी और प्लस जुर्माना आपको देना पड़ेगा। बात यहां तक स्पष्ट हो जाती है पूरी की पूरी, कोई समस्या नहीं। देखो इसके बाद अगर हम बात करें आगे के लिए, तो इसी में एक धारा और है, धारा 403। इसमें बताया गया है दुर्विनियोग। देखो दुर्विनियोग का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान के चलो कि एक घोड़ा था और इसके मालिक थे कै और ख। ये क्या थे, दोनों इसके संयुक्त स्वामी थे। क्या था मतलब कि 2 लोगों ने मिलकर एक घोड़ा लिया, जो व्यक्ति और कै और ख थे, ठीक। अब वे क्या करता है, कै व्यक्ति जो है उसे अपने उपयोग के लिए लाता है, ठीक, उपयोग के लिए लाने के बाद उसको बेच देता है और बेचने के बाद जो संपत्ति उसको मिलती है उसे क्या करता है, अपने उपयोग में लेता है, मतलब कि ख को कुछ नहीं देता। तो क्या हो गया, वो हो गया दुर्विनियोग, यानी कि वो क्या कहलाता है, वो दुर्विनियोग कहलाता है। ठीक है, बात समझे आपने 403 क्या होता है, इस तरीके से हमें समझे। देखो अब इसके बाद देखो अभी एग्जाम में क्वेश्चन आया था, देखिएगा एक चीज सब समझेंगे। इसी अध्याय में एक शब्द है आपराधिक न्याय कानून, क्योंकि आपको पढ़ाने वाला हूं। देखो इसमें देखो भाई, इसमें एक टॉपिक है इसी का है आपराधिक न्याय कानून। देखो ये जो है धारा 405 से 409 तक दिया हुआ है, एग्जाम में क्वेश्चन आया है वाला
तो बताओ आपराधिक न्यास भंग किसकी धारा में है, तो वो आपका 405 से 409 के बीच है। देखो इसमें अगर हम बात करें कि ये होता क्या है, तो धारा 405 हमसे कहती है, इसमें बताया गया है आपराधिक न्यास भंग की परिभाषा। क्या बताया गया इसमें? आपराधिक न्यास भंग की परिभाषा। देखो भाई, इसे का मतलब ये कहलाता है भरोसा तोड़ना। क्या कहलाता है? भरोसा तोड़ना कहलाता है। ठीक है, मतलब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप कोई संपत्ति किसी व्यक्ति के पास रखकर चले जाते हो और वो उस संपत्ति को बेच देता है या बेईमानी से अपने उपयोग में ले लेता है, ठीक है, तो वो क्या हो गया? आपराधिक न्यास भंग कहलाता है। मैंने कहा आपसे कि भरोसा आपका तोड़ना। आपने क्या किया? आपने अपना मोबाइल कहा राम से कि भाई, श्याम कहता है राम से कि श्याम ने कहा राम से कि राम आप मेरा मोबाइल अपने पास रख लो, मैं 2-4 महीने बाद आऊंगा तब ले लूंगा। ठीक है, मोबाइल रख लिया आपने, भरोसा करके उस पर रखा, लेकिन होता क्या है कि राम उस मोबाइल को बेच देता। तो मैंने आपसे क्या कहा कि 2 व्यक्ति हैं, एक है राम और एक है श्याम। ठीक, श्याम क्या करता है? श्याम अपना मोबाइल राम के पास रख देता है, ठीक, और राम क्या करता है? इस मोबाइल को बेचकर अपने उपयोग में ले लेता है, मतलब कि इसे बेईमानी से मतलब प्राप्त कर लेता है, और बाद में कहता है कि मेरे पास मोबाइल नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपराधिक न्यास भंग। ठीक है, अब बात स्पष्ट हुई यहां तक? देखो अब इसके बाद धारा 406 कहती है आपसे कि जो आपराधिक न्यास भंग था इसका दंड कितना होता है। देखो मैंने कहा आपसे कि जो आपराधिक न्यास भंग है, आपराधिक न्यास भंग के लिए दंड जो कितना होता है, इसका दंड जो होता है वो होता है 3 वर्ष की सजा हो सकती है, या जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, बात समझ में आती है आपके कि मैंने क्या कहा आपसे? वो आप अच्छी तरीके से यहाँ तक समझ चुके हो। ठीक, देखो ठीक है, बात हुई अपराधिक न्यास भंग क्या होता है? मतलब कि भरोसा तोड़ना। आपने किसी पर भरोसा करके संपत्ति रखी और उसने क्या करा? वो संपत्ति बेईमानी से प्राप्त करी। उसने कहा कि मेरे पास कुछ सामान नहीं रख कर गए आप, ठीक, तो वो क्या हो गया? वो कहलाता है आपराधिक न्यास भंग कहलाता है। ठीक, दुर्विनियोग क्या कहलाता है कि आपने क्या करा? किसी के कोई सामान मतलब बिना अपने उपयोग के लिए वो सामान ले जाते हो, ले जाने के बाद उसको आप बेचकर अपने उपयोग में ले लेते हो, तो वो क्या हो गया? वो हो गया दुर्विनियोग करना, जैसे कि। ठीक, देखो अब इसके बाद अगली धारा पर हम बात करते हैं। एक तो है 408 और एक है 409। देखो देखो 408 कहती है लिपिक या सेवक द्वारा आपराधिक न्यास भंग। लिपिक या सेवक द्वारा आपराधिक न्यास भंग, मतलब जैसे आपका कोई नौकर है, वो करता है आपका सामान ले लेता है, ठीक है, आपने क्या करा? नौकर के सामने एक सामान रखा, वो उसको मतलब क्या करता है? अपने उपयोग में ले लेता है, बेच देता है, वो क्या हो गया? वो कहलाएगा आपराधिक न्यास भंग, लिपिक या सेवक द्वारा। देखो अगर हम बात करें इसके बाद, इसमें क्या होता है? देखो कि 7 वर्ष की सजा होती है और आपके साथ इसमें आपको जुर्माना भी देना पड़ता है, ऐसा कहा जाता है। ठीक, देखो इसके बाद अगली धारा आती है धारा 409। इसमें कहा गया है कि सरकारी संपत्ति का गमन करना। सरकारी संपत्ति का गमन। देखो मैंने कहा आपसे कि कोई लोक सेवक, ये लोक सेवक है कोई, ठीक है, बैंकर है कोई, या व्यापारी है कोई, ठीक है, और है क्या? देखो इसके पास है सरकारी कागजात। क्या है? सरकारी कागजात हैं, और इन सरकारी कागजात को ये क्या करता है? ये गमन कर देता है, मतलब कि छिपा देता है, गमन कर देता है कि ये उपयोग में न लाया जाए, तो वो क्या हो गया? वो 409 के तहत अपराध माना जाएगा। ठीक है, 409 का जो अपराध होता है वो सरकारी कर्मचारी के ऊपर ही याद रखता है, क्योंकि सरकारी कागज होते हैं, मतलब सरकारी कागज था, बैंक का चेक था, आपने उसको गुम कर दिया है, ठीक, तो वो क्या हो गया? 409 के तहत आपका अपराध माना जाएगा। बात यहाँ से स्पष्ट हो जाती है पूरी की पूरी। देखो अब इसके बाद हम बात करते हैं
अगली धारा पर, जैसे कि मैंने कहा धारा 411, देखो इसमें कहा गया, आपने अभी देखा होगा कि मैंने कहा कि कोई व्यक्ति क्या करता है, देखो मोटरसाइकिल चुराता है, ठीक, और मोटरसाइकिल चुराने के बाद उसका करता है किसी दूसरे व्यक्ति के कब्जे में हो, जिसके कब्जे में वो होती है, मतलब उसी के पास अगर है वो व्यक्ति, मतलब क्या हुआ कि चोरी का सामान अगर किसी व्यक्ति के पास पाया जाता है, ठीक है। देखो मैंने कहा आपसे इसमें कि चुराई हुई संपत्ति बेईमानी से प्राप्त करना, मैंने क्या कहा आपसे, चुराई हुई संपत्ति बेईमानी से प्राप्त करना। मैंने कहा आपसे कि कोई संपत्ति है, कोई चुरा कर लाते हो और आप उसे क्या करते हो, अपने पास रख लेते हो, तो मैंने आपके पास वो मिल जाती है। जैसे कहा चोर है और चोर के पास से क्या होता है, 5 मोटरसाइकिल बरामद हुई, तो क्या बरामद का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि वो क्या है कि उसके पास जो चोरी की संपत्ति है वो पाई जाती है, ठीक है। तो वो क्या होगा कि 411 के साथ दोषी माना जाएगा, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें यहाँ पर कि इसमें सजा होगी वो होगी 3 वर्ष की सजा होती है, या जुर्माना या दोनों, ये बात हम इसमें कह सकते हैं, ठीक है। तो पूरी की पूरी बात हमने यहाँ तक डिस्कस की किस तरह की चीजें थी, ठीक है। देखो तो इस तरीके से क्या कहा हमने, चीजें यहाँ पर समझ में आती हैं आपके, ठीक है। तो देखो अब इसमें आपका जो आईपीसी वाला पोर्शन है कुछ ज्यादा नहीं बचा हुआ है, मात्र 2 से 3 क्लासों में से हम पूरा कर लेंगे, ठीक। तो आप लोग क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें, कमेंट करके बताएं कि आपको पसंद पढ़ा है और पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है।